हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कैलकुलस का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो पहला यूनिट है आपका सेट्स एंड ऑपरेशन ऑफ देम, इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात, इसको समझना क्यों ज़रूरी है। ये बात ध्यान रखिएगा कि कैलकुलस में आप एक एक जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हो, ये सब कुछ आपको पूरे आपके इस 3 साल के कोर्स में काम आने वाला है, उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपने कहीं भी थोड़ी सी चूक करी तो आपको आगे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा आपसे यही कहना होगा कि एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना। सेट आपने पढ़ा होगा, कोई डाउट नहीं है, हमने सब 11th में पढ़ा हुआ है। बट आप ये सोच के इन वीडियोस को मत देखना कि हाँ हमें तो ये सब पता है, ठीक है इसको स्किप कर दिया। हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए जो कि आगे आपके लिए बहुत ज़रूरी हो, तो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि सेट क्या है। तो सेट को पता करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कलेक्शन क्या होता है और वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। देखिए, जैसे आप यहाँ देखो कि मैंने पूछा कि बताया कि कॉइन ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन इन नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली। ठीक है, नेशनल म्यूजियम है जो दिल्ली में, उसमें आपका जो कॉइन का कलेक्शन है उसके बारे में बात करिए, क्या ये वेल डिफाइंड है। तो अगर आपको कोई भी कॉइन दिया जाए, आपको वहाँ से कोई भी कॉइन दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि क्या ये यहाँ से बिलोंग करता है, आप बता सकते हो? आप बिल्कुल बता सकते हो। सबसे पहले आप ये देखोगे कि हाँ क्या ये कॉइन है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आप ये पूछोगे क्या ये इस कलेक्शन से बिलोंग करता है, तो हाँ आपको पता है कि वो वहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो अगर मैं जनरलाइज करूँ इस चीज़ को, तो आप ये समझिए कि आपको कोई भी सेट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट दिया गया, ठीक है, और आपसे पूछा गया कि आप ये बताओ कि क्या ये जो आपका कोई भी गिवन आपको कलेक्शन है, क्या ये उससे बिलोंग करता है या नहीं करता। अगर सारे के सारे मतलब जितने भी पर्सन है या कोई भी थिंग है वो ये डिसाइड करते हैं कि हाँ ये बिलोंग कर रहा है, मतलब एक यूनिवर्सल अगर एग्रीमेंट होता है कि हाँ ये जो ऑब्जेक्ट है इस कलेक्शन से बिलोंग करता है, देन उसे हम कहते हैं कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो उसका सबसे पहला जो एग्जाम्पल है हमारे पास, पहला एग्जाम्पल है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल फीमेल पायलट्स हु हैव वर्कड इन एयर इंडिया फ्रॉम 2000 ऑन, ठीक है, इज वेल डिफाइंड। क्यों वेल डिफाइंड है? क्योंकि अगर आपको मान लीजिए आपके सामने कोई लेडी आई, ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि क्या ये इस कलेक्शन से बिलोंग करती हैं या नहीं करती, तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो। आप ये देखोगे क्योंकि आप डिसाइड कर सकते हो, और आप ही नहीं जितने लोग देखेंगे वो भी यही कहेंगे कि अगर उन्होंने काम किया है तो, ठीक है, कि हाँ ये एयर इंडिया में ये पायलट थी, ठीक है, और इन्होंने 2000 के बाद वहाँ पर काम किया है, तो आप कह सकते हो कि हाँ ये इस कलेक्शन से बिलोंग कर रही है। ठीक है, ये तो हो गया आपका वेल डिफाइंड। आप यहाँ पर डिसाइड कर पा रहे हो कि आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया कि हाँ ये इस कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। नाउ आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये एग्जाम्पल आपको वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, वेल डिफाइंड ये नहीं है। क्यों नहीं है? द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स, ठीक है। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं इसका। आप सभी जानते हो, जो भी साइंस जिन्हें भी पढ़ी और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो भी जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, ठीक है। तो कुछ टाइम पहले डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह मैंने देखी उनके ऊपर, तो ये पता चला था कि उनको अल्सर की प्रॉब्लम थी, बट उन्होंने ऑपरेशन कराने से रिफ्यूज कर दिया कि ये मेरा जो काम है अब यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये स्टोरी मैंने, मतलब वो एक नेचर को फॉलो करने वाले पर्सन, आप कह सकते हो एक तरह से। तो ये बात मैंने अपने सिस्टर को बताई, छोटी सिस्टर। वो बोलती है कि वो तो बेवकूफ़ थे, ठीक है। तो मेरे लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन भगवान से भी ऊपर, ठीक है, और उसके लिए वही इंसान क्या है? बेवकूफ़। ये वर्ड है, वर्ड थोड़ा अच्छा नहीं है, बट जो एग्जैक्टली कहा था वो है, ठीक है। तो वही है कि कोई भी इंसान जो है आपको मेरे लिए कोई इंटेलिजेंट है, किसी के लिए वो इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। ये बात हम, तो ये जो कलेक्शन है कि सारे के सारे इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग का, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ठीक है। आप नहीं कह सकते कि हाँ ये बंदा इंटेलिजेंट है या नहीं है, क्योंकि एक यूनिवर्सल एग्रीमेंट होना पॉसिबल है ही नहीं इस बात पे, ठीक है, हर कोई नहीं कहेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि हाँ
मेन पॉइंट आप यहाँ से ये लेके जाएंगे कि आपको कोई भी, आप कहते हो कि ये कलेक्शन है, वेल डिफाइंड है, तो अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिया जाए तो आप डिसीजन ले सकते हो बड़े आराम से कि हाँ ये इससे बिलोंग करता है या नहीं करता। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अच्छा चलो, अभी सेट के बारे में बात हुई नहीं है, ठीक है, तो सेट के बारे में ही बात कर लेते हैं। ये है डेफिनेशन है सेट की कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है उसी को हम कहते हैं सेट। यानी अब आपसे कोई पूछेगा कि हाँ ये बताओ कि ये नंबर इस सेट से बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, अगर किसी वो जो सेट है वो नंबर्स कंटेन करता हो तो अब आप वहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए कि क्या -5 जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो आप बोलोगे नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है। और ये बात जितने लोग इस फैक्ट से अवेयर होंगे वो भी सब, मतलब एक यूनिवर्सल एग्रीमेंट यहाँ पे है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है इस सेट से बिलोंग करता है क्या, सेट ऑफ इंटीजर से, अब बोलोगे नहीं करता, कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ -5 क्या बिलोंग कर रहा है इससे, चलो यहाँ पर ये थोड़ा सा एग्जांपल ठीक नहीं है तो बिल्कुल ऑब्वियस है, वैसे भी नहीं करेगा। यहाँ पर रियल नंबर है, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। मैंने आपको एक दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ -5 है, आप बताइए कि क्या ये इससे बिलोंग कर रहा है, तो आप बोलोगे कि नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक यूनिवर्सल एग्रीमेंट है। तो इन तरह के जो सेट्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये वेल डिफाइंड, मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसके अंदर नंबर है। और जैसे मान लो मैंने रख दिया इग्नू, पाई और 2, ठीक है। अब ये एक वेल डिफाइंड क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, इग्नू है, पाई है और 2 है। आपसे कोई पूछे कि क्या यहाँ से इससे 3 बिलोंग कर रहा है, तो आप बोलोगे नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये क्योंकि उस सेट के अंदर वो है ही नहीं, उस कलेक्शन में वो नहीं है, नहीं बिलोंग करता। बहुत ही क्लियर कह सकते हो, तो हम कहेंगे कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा एक तरह से रिवीजन हो जाएगी स्टार्टिंग के लिए। ये है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। ये जो z है ये है आपका सेट ऑफ इंटीजर्स, और ये है आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ये है आपका सेट ऑफ रियल नंबर, और ये है आपका सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स क्या है कि आपने क्या किया, एक तरह से मे बी और मे नॉट, मतलब हो सकता है कि आप इससे अवेयर हो इस नोटेशन से। इसका मतलब यही होता है कि हमने आर में से जो रियल नंबर्स है उनमें से जितने भी रेशनल नंबर्स थे उनको हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब एक तरह से हटा दिया उस सेट में से, सेट ऑफ रियल नंबर से। तो जो बचे हुए जो एलिमेंट्स होंगे उस सेट के, उसको हम कहेंगे वो क्या है, इरेशनल नंबर्स। यानी ये हो जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहला ये पूछा गया कि यहाँ पर ये बताइए कि कौन सा जो कलेक्शन है, ठीक है, वो एक सेट है, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है। तो ये है कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। अब बात वही आ गई कि कोई कहेगा कि हाँ वो इंटरेस्टेड है, कोई कहेगा कि वो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ वो सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता, ठीक है। तो ये जो है ये नहीं हो सकता। कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पीपल हु हैव बीन टू मार्स। अब जो जो मार्स पर गए हैं, आपको पता है कि हाँ ये पर्सन है, ये जो है मार्स पर गया था, तो आप कह सकते हो कि हाँ ये उस कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है, तो ये एक सेट फॉर्म करेगा, ठीक है। इसको लिख देंगे हम यस। नाउ द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, बहुत क्लियर है कि ऐसे नंबर जो 1 से या सिर्फ और सिर्फ खुद से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो वो हो गए आपके प्राइम नंबर्स। तो बिल्कुल क्लियरली आपको, मान लो मैंने बोला कि क्या 4 प्राइम नंबर है, तो आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि वो खुद से 2 से और 1 से सबसे डिविजिबल हो, तो प्राइम नंबर वो क्या है, नहीं है।
एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, मतलब ये एक सेट फॉर्म करेगा। अब द कलेक्शन ऑफ ऑल फनी मूवीज, अब ये बहुत एक अच्छा सा एग्जांपल ये हो सकता है कि आजकल जो हम हमारा मतलब हमारी जनरेशन, हम जो मूवीज देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कई तरह के मतलब हंसी मजाक का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो गया जो पहले की मूवीज में था। तो जो लोग पहले की मूवीज देखते थे उनको शायद वो चीज़ें पसंद ना आए, तो उनके लिए वो फनी नहीं होगा जो हमारे लिए है, ठीक है। तो अगेन हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ ये जो ये मूवी है, हम मतलब एक यूनिवर्सल एग्रीमेंट नहीं होगा कि हाँ ये जो मूवी है उसको कलेक्शन से हम बिलोंग करता है या नहीं करता। तो जो कलेक्शन है फनी मूवीज का, ये भी क्या है, कोई सेट नहीं है, ठीक है, उसको हम लिखेंगे नो। तो ये थे कुछ इसके एग्जाम्पल्स। अच्छा, एक और प्रॉब्लम कि सपोज यू आर गिवन अ स्टाम्प एल्बम, इज द कलेक्शन ऑफ स्टाम्प इज दैट इन दैट एल्बम अ सेट। जो क्या स्टैम्प्स जो है उस कलेक्शन में, क्या वो एक सेट फॉर्म कर रहे हैं? तो देखो, आप कोई भी उस कलेक्शन में से आप एक स्टैम्प लोगे, आपने चलो मान लो उस कलेक्शन में से आपने एक ऑब्जेक्ट उठाया, आप पहले ये देखोगे कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है क्या, आप बोलोगे स्टैम्प है। दूसरी बात, क्या इससे बिलोंग करता है ये, तो बोलोगे हाँ करता है। क्यों? क्योंकि वो आपको गिवन है, वहां पर बिल्कुल दिया हुआ है कि हाँ ये रहा आपके पास, आप देख लो अब इसमें ये बिलोंग करता है या नहीं करता। तो ये भी एक सेट फॉर्म करेगा, ठीक है, ये एक सेट है। रीजन मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो यहाँ तक तो बात हो गई कि हमारा सेट क्या होता है। अब आ जाते हैं कि अब हम बढ़े थोड़ा सा नोटेशन की तरफ, जो हम अब यूज़ करने वाले हैं। मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, ठीक है, मैथमेटिक्स लैंग्वेज है, और इसका काम है हमारे जो हमारे टाइम को बचाना, ठीक है। तो जो हम बड़े बड़े सेंटेंसेस में जो बात लिखेंगे, उनको हम बहुत ही छोटे से मैथमेटिकल नोटेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं सबसे पहली बात कि अब कोई सेट है, उसके अंदर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो होगा ही। तो उस सेट से बिलोंग जो करता है ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक है, एलिमेंट ऑफ या मेंबर ऑफ दैट सेट, जो गिवन आपको सेट है। फॉर एग्जांपल, 2 जो है आपका आपका एलिमेंट है किसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करता है, तो हम कहेंगे 2 इज एन एलिमेंट। उसी तरह से मैं कहूंगा कि -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ n, ठीक है, आपको पता है क्योंकि -2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। इसको हम शॉर्ट नोटेशन में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लिखते हैं कि 2 एक ये साइन आता है, ठीक है, और फिर हम कहेंगे कि 2 दिस साइन एंड n। इसका मतलब क्या है, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। तो जो बात आपने इस पूरे सेंटेंस में लिखी है यहाँ पे, वो आपने छोटे से मैथमेटिकल नोटेशन में बता दिया, ठीक है, कि 2 बिलोंग्स टू n। इसको हम कहेंगे बिलोंग्स टू, कि 2 जो है n से n का एलिमेंट है, इसको कहने का तरीका। अब ये एलिमेंट नहीं है, उस केस में क्या होगा, उस केस में आप लिखोगे -2 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू n, ठीक है। इसको क्या हम पढ़ेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है? चलिए, आ जाते हैं अब आगे। हाँ, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह कि जब भी आप किसी सेट को डिनोट करोगे तो आप कैपिटल नंबर से डिनोट करोगे। एग्जांपल के लिए जैसे ए हो गया, बी हो गया, यहाँ कुछ भी आप एक्सेट्रा कुछ भी ले सकते हो जेड तक, ठीक है। तो यूजुअली जब कैपिटल लेटर का यूज हो तो समझेंगे कि वहाँ पर हम सेट की बात कर रहे हैं, और जब हम स्मॉल लेटर लेते हैं या लोअर केसेस लेते हैं, जैसे ये ABCXYZ मैंने लिखा है, तो इस ये यूजुअली ये किसको डिनोट करते हैं, एलिमेंट्स को, सेट के एलिमेंट्स को। अब जैसे ये देखो कि A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, हम बोल रहे हैं कि जो A है एलिमेंट है सेट A का, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ A बिलोंग्स टू A। तो मैंने एलिमेंट के लिए लोअर केस यूज किया और सेट के लिए अपर केस यूज किया, ठीक है, और इसको शॉर्ट में लिखा है A बिलोंग्स टू A। उसी तरह से अगर मैं कहूँ कि A इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A, देन उस केस में क्या कहेंगे कि A डज नॉट बिलोंग्स टू, वो उससे बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। अब मान लीजिए हमने एक सेट A लिया,
सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को हमने सेट उसे अपने लेटर ए से डिनोट किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 जो है उस सेट ए से बिलोंग कर रहा हूँ। और वहीं पे 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो मैं कहूँगा कि 9 जो है सेट ए से बिलोंग नहीं करेगा। तो ये हो गया जो है एलिमेंट होना, बिलोंग होना, और इसको हम किस तरह से नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं या मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं वो बात। चलिए अब आते हैं एक और सेट की तरफ, एक तरह का सेट जिसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। वो किस तरह से फॉर्म होता है, उनकी कंडीशंस क्या है वो देखो। आप एक ऐसे मुझे वो रियल नंबर्स बताओ जिनका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मुझे नेगेटिव नंबर मिल जाए। अगर ऐसा कोई रियल नंबर है तो मुझे बता दो। नहीं मिलेगा, कोई भी आपको ऐसा रियल नंबर नहीं मिलने वाला जिसका स्क्वायर करने पर वो नेगेटिव है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की तो वहाँ पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर आप जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -4 है उसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाला है, -4 मिलेगा वहाँ पे, तो नेगेटिव मिल सकता है। बट इन केस ऑफ रियल नंबर्स ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे नंबर्स का सेट जिनका स्क्वायर करने, ऐसे रियल नंबर्स का सेट जिनका स्क्वायर करने पर मुझे नेगेटिव नंबर मिले, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरह के जो सेट होते हैं उनको हम कहते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। तो ये है कि अ सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट। रिप्रेजेंट करने के इसको दो तरीके हैं। यूजुअली हमेशा ज़्यादातर आप देखेंगे कि आपको जो है ये मिल रहा है, ठीक है। इससे हम डिनोट करते हैं किसको, एम्प्टी सेट को। और दूसरा लिखने का तरीका है, आपने दो करली ब्रैकेट बनाए और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा। ये जो तरीका है वैसे ये लिस्टिंग मेथड में आता है, जो कि मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। ये आता है लिस्टिंग मेथड कि सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लिस्टिंग मेथड में हम करली ब्रेसेस का, दो करली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पता चल गया आपको कि एलिमेंट होने का क्या मतलब है और एम्प्टी सेट क्या होता है, ठीक है। यहीं से थोड़ा सा बता देता हूँ, नॉन एम्प्टी सेट वो होता है जिसके अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट हो। बहुत आसान सा फैक्ट है लेकिन आगे बहुत यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है। आगे सेकेंड ईयर में इसका बहुत यूज़ हो रहा है कि जैसे मान लो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिसमें हमें पहले ये शो करना होता है कि सेट जो है एम्प्टी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से कोई ना कोई एलिमेंट हम बता देते हैं कि हाँ ये एलिमेंट जो है इससे तो श्योरली बिलोंग करता है, देन हम कहते हैं कि नॉन एम्प्टी है, ठीक है। चलो आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, चेंज दोज डेट आर फॉल्स। जो गलत है उसको चेंज करिए ताकि आप एक करेक्ट सेंटेंस या स्टेटमेंट निकाल सके। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यहाँ पर इसको स्टेटमेंट कहेंगे या सेंटेंस कहेंगे। तो ये ध्यान रखना आगे से, कभी भी इस तरह के जो ये जो लिखा हुआ है ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। क्योंकि आप इसके ट्रूथ वैल्यू बता सकते हो कि हाँ ये सही है, गलत है या सही है उससे मतलब नहीं है, बट इतना आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो इस तरह से जो लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं ये स्टेटमेंट्स होती हैं, तो इसको हम सेंटेंसेस नहीं कहते, ठीक है। अब हो सकता है कि आप सोचोगे कि ये मैंने क्यों बोला, तो मैंने इसलिए बोला ताकि आपको थोड़ा आगे का भी आइडिया लगता रहे, जब आगे आप और कोर्सेज में पढ़ो तो बड़ी जल्दी आपको बातें समझ में आ जाए, ठीक है। अब आ जाइए पहला क्वेश्चन कि क्या 0.9 जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, क्या 0.9 उसका एलिमेंट है। तो आपको पता है कि ये नहीं है। कैसे करेक्ट कर सकते हैं इसको, हम लिखेंगे कि 0.9 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। यहाँ पर सेट या एलिमेंट चेंज मत कर देना, यहाँ पर आपको साइन चेंज करना है बस। अब क्या स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। आपको पता है इसकी दो वैल्यूज आएंगी, -3 और 3, तो दोनों के दोनों उससे बिलोंग करते हैं। तो आप इसको लिखोगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 बिलोंग्स टू z। नाउ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड दिस इज फॉल्स, ठीक है। अब आ जाते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 बिलोंग्स टू आर सेट ऑफ रियल नंबर। तो क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक रियल नंबर है, तो हाँ, क्योंकि वो इरेशनल है और इरेशनल सारे के सारे इरेशनल नंबर आपके रियल नंबर्स में होते हैं, ठीक है, रियल नंबर के सेट में होते हैं। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक रेशनल नंबर है, क्या ये इसका एलिमेंट हो सकता है, तो नहीं हो सकता।
ये फॉल्स है। कैसे ट्रू करोगे आप इसको? स्क्वायर रूट ऑफ 2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, आप इसको इस तरह से लिखेंगे। नाउ आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स डेट आर नॉट रेक्टेंगल इज अ एम्प्टी सेट। क्या कह रहा है कि हमने ऐसे स्क्वायर्स का सेट लिया है जो रेक्टेंगल नहीं है। तो सबसे पहली बात, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल में 4 साइड होती है और जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ मैं। बट हर एक स्क्वायर में जो है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, उसमें भी 4 साइड होती है और अपोजिट साइड जो है इक्वल होती है। तो हर एक स्क्वायर जो है रेक्टेंगल होता ही होता है। ठीक है, तो द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स डेट आर नॉट रेक्टेंगल, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई आपको स्क्वायर मिलेगा नहीं जो रेक्टेंगल नहीं है। इस वजह से ये जो है आपका क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका रीजन साथ में कि देयर इज नो सच स्क्वायर exists that is not rectangle। ठीक है, अब देख लेना डेट लिखेंगे या विच लिखेंगे मुझे नहीं पता बट ये है जो मेन बात है, जो मुझे समझाना था मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो है बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, कि सेट की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हम करते हैं। तो पहली बात आप तो ये देखेंगे कि आपका सेट जो है एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है। तो नॉन एम्प्टी सेट मैंने आपको ही बता दिया था। नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट कंटेन्स at least one element, at least one element। आपका जो एम्प्टी सेट है उसके अंदर एटलीस्ट आपको एक एलिमेंट, सॉरी नॉन एम्प्टी सेट है उसके अंदर आपको एटलीस्ट एक एलिमेंट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊँ आपको, जैसे मैंने ले लिया 5, तो ये क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है क्योंकि इसके अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट है। अच्छा, एम्प्टी सेट क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बता दिया था कि करली ब्रैकेट्स का यूज़ किया और इस तरह से लिखा, इसके अंदर आप कुछ भी मत लिखो, तो इसका मतलब क्या है? ये एक तरह का एम्प्टी सेट है। तो अब बात आ गई कि जो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है लिस्टिंग का, कि जितने भी एलिमेंट्स आपने लिए हैं उस सेट के, आप उनको एलिमेंट्स वाइज आपको उनको लिखते जाओ। ठीक है, अगर वो लिख दिया तो उस तरह हम कहते हो आपने क्या किया? लिस्टिंग मेथड से रिप्रेजेंट किया है। अब क्या होता है कि हम कुछ ऐसा कलेक्शन लेते हैं जिनकी कुछ एक खास प्रॉपर्टी होती है, मतलब उनमें कुछ एक ऐसी बात कॉमन होती है हम सारे के सारे एलिमेंट्स में, जिस प्रॉपर्टी को स्टेट करके हम उस सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ क्या है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्टिंग मेथड की। ठीक है, इसमें है कि वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट विद इन करली ब्रैकेट्स। ठीक है, हम लिखेंगे कि वी list all the numbers in curly brackets। ठीक है, जैसे ये है, तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिख देते हैं 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया? लिस्टिंग मेथड हो गया। जब आपके मेंबर्स फाइनाइट होते हैं देन उस केस में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, बट कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसमें हम लिस्टिंग मेथड का यूज़ करते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी। ठीक है, जैसे फॉर इनफाइनाइट सेट, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है आपका। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप किस तरह से लिखोगे? लिस्टिंग मेथड में आप क्या करेंगे? करली ब्रैकेट का यूज़ करना है, देन आप लिखोगे 1, फिर आप लिखोगे 2 3 एंड
जब एक पैटर्न क्लियर हो जाए कि हाँ मैंने जो भी नेक्स्ट जो आपका कॉन्जुगेटिव जो इसके अंदर आपके एलिमेंट आ रहा है वो क्या है, उससे ज़्यादा है अपने प्रिसीडर से, मतलब 2 है फिर 3 है, आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे चल रहे हैं। तो हमने एक पैटर्न बता दिया यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे 3 डॉट लगा दिए जो हमें ये बताता है कि अब ये जो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे नंबर्स जो हैं इसके अंदर आएंगे। और यहाँ पर अगर इसके बाद में कोई एलिमेंट नहीं लिखा तो इसका मतलब कि इसके अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल इसमें, अगर ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, फॉर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखते हैं इसे, सेट्स विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें क्या होगा, जैसे मैं आपको कहूँ कि सेट ऑफ नंबर्स स्ट्रिक्टली lying between strictly lying between 10 and 100, ठीक है। मैंने यह कहा क्या, स्ट्रिक्टली लाइन बिटवीन। तो जब स्ट्रिक्टली लाइन की बात आती है तो जिन नंबर के बीच आप बोल रहे हो वो नंबर उस सेट में इंक्लूडेड नहीं होंगे। अगर मैं सिर्फ बिटवीन बोलता तो यहाँ पर हम 10 और 100 भी लिख सकते थे, ठीक है। तो इसका जो ये जो सेट है करली ब्रैकेट्स का यूज करके ये हो जाएगा आपका 11 12 13। यहाँ पैटर्न क्लियर हो गया। इसके बाद आप लिखोगे 99, ठीक है। तो ये तो आपका एक तरीका हो गया लिस्टिंग मेथड का, सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी मेथड पे, जो कि बहुत यूजफुल है और ज़्यादातर हम इसे ही यूज करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी मेथड मैंने अभी आपको बताया कि उस केस में हम लिख सकते हैं जब जो भी ऑब्जेक्ट हम सेट के अंदर ले रहे हैं उनके अंदर कोई कॉमन मतलब बात, कोई कॉमन प्रॉपर्टी हो उन सबकी, ठीक है। वो देखते हैं एग्जाम्पल सब। तो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है। we describe its we describe its elements by a property common to all of them, ठीक है। by a property common to all of them, common to all of them, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया उसी तरह से। एग्जाम्पल के लिए सेट ऑफ ऑल द स्काई इन द स्टार, मैंने लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल, set of all the sky in the set of all stars in the sky, set of all the stars in the sky, ठीक है। तो इसको मैंने मान लीजिए रिप्रेजेंट किया कैपिटल एस से या अपर केस एस से, तो मैंने लिखा यहाँ पर स्मॉलर या लोअर केस एस, एस मैं लिखूंगा यहाँ पर एस, वेयर एस इज स्काई इन द स्टार। अब ये जो तरीका है देखने में मैथमेटिकल बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसके लिए क्या नोटेशन यूज किया जाता है कि हम लिखते हैं s इज इक्वल टू, ठीक है, s सच डेट, ये जो वर्टिकल बार है इसको कहा जाता है सच डेट। कोई कोई इसके जगह पर ये सिंबल भी यूज करते हैं, तो आपको दोनों दिख सकता है कहीं भी, तो ध्यान रखना है कि दोनों का मतलब एक ही है कि s यहाँ पर स्मॉल s सच डेट s इज स्काई इन द स्टार, ठीक है।
अब क्या खास बात है कि मैंने इस सेट को रिप्रेजेंट किया और इनकी जो कॉमन प्रॉपर्टी है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे जो कि क्या है, स्टार्स जितने भी हैं, उनकी क्या खास प्रॉपर्टी है कि वो सारे के सारे क्या है, स्टार है। ठीक है, तो खास नॉट खास, हम कहेंगे कि उनकी जो कॉमन प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो यही है। आगे आ जाते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, set of all natural numbers which are multiple of 5। हमें ऐसे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, ऐसे नेचुरल नंबर्स का सेट लिखना है जो क्या है, 5 के मल्टीपल है। तो इसको लिखने के क्या क्या तरीके हैं वो देखो। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, मान लीजिए टी लेते हैं, सेट को हम टी मानते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे x बिलोंग्स टू n। ठीक है, या अभी ऐसे लिखो, बाद में इसको शॉर्ट करके लिखेंगे कि x कि इस सेट के अंदर x आएगा सच डेट कि उस x की प्रॉपर्टी क्या होगी, जो जो x इसके अंदर है, सच डेट x जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड साथ ही साथ मल्टीपल ऑफ एंड x इज मल्टीपल ऑफ 5। x जो है 5 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है। और इसको शॉर्ट करके कैसे लिखोगे, यहाँ पर आप सीधा लिख दोगे कि x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और वो x इसके अंदर होंगे सच डेट कि x इज मल्टीपल ऑफ 5। सेम यही पॉइंट आप लिखोगे। दूसरा क्या तरीका है लिखने का, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि t इज इक्वल टू 5n सच डेट n बिलोंग्स टू n। तीन तरीके आपके पास आगे लिखने के, एक ही सेट को आप तीन तरह से लिख रहे हो। ठीक है, और अब एक्चुअल में ये सेट किसके इक्वल होगा, लास्ट में लिस्टिंग मेथड से लिखते हैं इसको। ये होगा 5, 10, 15 एंड ये कंटिन्यू इसी पैटर्न में चल रहा है। तो यहाँ से आपको देख के बड़ा ही क्लियर है कि हाँ, ये सारे के सारे क्या है, 5 के मल्टीपल्स हैं। कभी कभी ये होता है कि ज़्यादा एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं, जो 3 से ही काम नहीं चलता, ज़्यादा एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं ताकि पैटर्न क्लियर हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि सिर्फ एक ही कंटिन्यूस पैटर्न ना हो, पैटर्न जो है चेंज भी हो रहा है। ठीक है, अगर आप थोड़ी बहुत रीजनिंग पढ़ते हो तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक और एग्जाम्पल। नाउ अब कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम दोनों मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिया, आपका इधर लिख देता हूँ, इन सम केसेस वी कैन यूज टू मेथड्स। ठीक है, दोनों मेथड से हम जो है किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये तीनों तरीके मैंने क्या लिए हैं, प्रॉपर्टी मेथड जो है वो। ठीक है, और ये वाला क्या है आपका, लिस्टिंग मेथड है। जैसे लिख देते हैं यहाँ पे लिस्टिंग मेथड, और ये सारे के सारे क्या है आपके प्रॉपर्टी मेथड से रिप्रेजेंट किया गया है इस सेट को। ठीक है, बट समटाइम्स क्या होता है कि बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि इन सम केस it is not possible to represent a set by using both method। ठीक है, it is not possible to represent a set by क्या एग्जाम्पल है, क्या ऐसा केस होगा। ठीक है, तो आप कई बारी आप सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग मेथड ही यूज कर सकते हो।
जैसे ओनली यू कैन यूज लिस्टिंग मेथड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी, या हाँ, कि मतलब जो भी एलिमेंट्स होते हैं उस सेट के, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कॉमन नहीं होती, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी अमॉन्ग ऑब्जेक्ट्स इन द सेट, ठीक है। क्या एग्जांपल है उसका? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे इग्नू, देन मैंने लिखा पाई और टू। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इनके अंदर कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी जो है नहीं है, ठीक है। कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी आप नहीं बता सकते कि हाँ ये है। हो सकता है हो भी, बट हो सकता है कि आप कई तरीके बना दो और आपने उस तरह से लिख दिया, ठीक है, बट क्या होगा, वो काउंटर प्रोडक्टिव है, उसका काम नहीं है। मैथ का काम क्या है? आसान बनाना हर चीज़ को। हम क्या कर रहे हैं, उल्टा उसको मुश्किल बनाएंगे। तो मे भी मुझे नहीं पता है या नहीं है, बट अभी हमारे लिए यही पॉसिबल है और यही अच्छा है कि हम उसको लिस्टिंग मेथड से ही रिप्रेजेंट करें। और इन सम केसेस जो है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी मेथड का यूज़ कर सकते हो। वो कौन सा केस है? वो है आपका स्टार वाला केस, ठीक है। अब आप एक एक स्टार की लिस्ट बना के तो नहीं लिख सकते, ठीक है। आप यही कह सकते हो कि इसे ये जो सेट एस है, इसके अंदर वो स्टार्स हैं जो कि मतलब वो ऑब्जेक्ट्स हैं सेट के अंदर जो कि स्टार्स हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका और कुछ कुछ रीज़न कि हाँ हम क्या क्या कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह का हमें सेट दिया गया है, तो वहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है। तो अब और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हमें देखने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिखता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो कहाँ पर थे? खैर वो एग्जांपल सेम ही है, क्योंकि नहीं, थोड़ा लिखना चाहिए, वो अच्छा कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी हैं उसमें, ठीक है। देखो, जैसे मुझे यहाँ पर बताना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मुझे रिप्रेजेंट करना है एक सेट जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो लेस देन 10 है और नेचुरल नंबर्स हैं। सेट ऑफ एलिमेंट्स या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। क्या क्या तरीके हैं इसको लिखने के? मान लो मैं इसको सेट मतलब ई से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो पहला बहुत ही सिंपल मेथड अपना लिस्टिंग मेथड आपने अपनाया, ये लिख दिया। दूसरा तरीका क्या है लिखने का, कि x बिलोंग्स टू n सच डेट कि x इज लेस देन 10, ये लिख दिया आपने। दूसरा तरीका ये हो गया कि e वेयर x बिलोंग्स टू z, यहाँ पर थोड़ा सा अलग सा लिखा है कि z बिलोंग्स टू z सच डेट x इज बिटवीन 10 एंड 1, और 1 के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर आपको एक ही सेम एलिमेंट मिलेगा। आप यहाँ पर 1 से लेके आप वो इंटीजर्स लिखेंगे जो कि 10 से छोटा है, जो कि क्या है 9 है, तो आपको सेम मेथड, आपको सेम ये सेट मिलने वाला है। तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल देखा कि एक सेट को कई सारे मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं पे एंड करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इक्वलिटी ऑफ सेट से।